नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मुनगा की खेती से बदली किसान की किस्मत। बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल पालन कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। झारखंड में सहजन की खेती की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ का मौसम और यहाँ की मिट्टी भी सहजन की खेती के लिए काफी अच्छी है। कम पानी वाले क्षेत्र और बंजर भूमियों में भी सहजन की खेती आसानी से की जाती है। सहजन से किसान न केवल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि इससे कुपोषण की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं झारखंड सिमडेगा जिले के पैकपारा गांव निवासी सुधीर प्रसाद, जो कि अपने खेत में सहजन और फलों की बागवानी से सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सहजन एक पुरानी फसल है जिसकी खेती किसान भूल ही गए थे, लेकिन अब औषधीय क्षेत्र और लोगों के बीच इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसी मांग को देखते हुए सिमडेगा जिले के पैकपारा गांव निवासी सुधीर प्रसाद ने सहजन की खेती की शुरुआत की और आज 1 एकड़ क्षेत्र में इसकी खेती करके ये सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। देखिए, आज के युग में बहुत भारी बीमारी वगैरह सारा कुछ हो रहा है लोगों को। मैंने पढ़ा था बहुत जगह यूट्यूब वगैरह में या गूगल से कि भाई इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यही सोच के मैं महाराष्ट्र से बीज मंगा के इसका कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को मुनगा का सारा चीज़ मैं दे सकूँ और अपना भी कुछ आर्थिक यथी होगा इसमें। सुधीर ने बताया इसकी नई किस्में आज विकसित हो चुकी हैं, जिनकी उन्नत तरीके से खेती करने पर ही अच्छा लाभ मिलता है। इन्होंने महाराष्ट्र से इसकी उन्नत किस्मों को मंगवाकर सहजन की खेती प्रारंभ की। सहजन औषधीय गुणों से भरपूर है। सहजन में 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण होते हैं। इनमें 92 तरह के मल्टीविटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। कुपोषण और एनीमिया रोग में सहजन फायदेमंद होता है। लोगों को आके देख के लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए यहाँ कि भाई यहाँ कितना अच्छा हो रहा है हमारे क्षेत्र में। ये इसको ज़्यादा पानी का भी जरूरत नहीं है, मेहनत भी कम है, सस्ता खेती है और अच्छा से इसको मार्केटिंग किया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा किसानों को। सहजन की खेती पत्तियों और फलियों के लिए की जाती है, जिसमें फलियों का प्रयोग सब्जी और बीज उत्पादन के लिए किया जाता है और इसकी पत्तियों को सुखाकर औषधीय में प्रयोग किया जाता है। सहजन की खेती की सबसे बड़ी बात ये है कि ये सूखे की स्थिति में भी कम से कम पानी में भी जिंदा रह सकता है और कम गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी ये पौधा लग जाता है। सहजन की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सहजन की खेती के लिए नर्सरी में उगाए पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बीजों को सीधे खेत में लगा सकते हैं। अगर बड़े प्लांट में पौधे को लगाना है तो जमीन की पहले अच्छे से जुताई कर लें। बीजारोपण से पहले 50 सेंटीमीटर गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद लें और फिर कंपोस्ट या खाद की मात्रा 5 किलो प्रति गड्ढा ऊपरी मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे के अंदर और चारों तरफ डाल दें। यहाँ उस मिट्टी को गड्ढे में डालने से बचें जो खुदाई के दौरान निकाली गई थी। फिर प्रत्येक गड्ढे में 2 बीज की बुआई करें या नर्सरी में तैयार पौधे की रोपाई करें। जिस इलाके में भारी बारिश होती है वहाँ मिट्टी को ढेर की शक्ल में खड़ा कर सकते हैं ताकि पानी वहां से निकल जाए। शुरुआत के कुछ दिनों तक ज्यादा पानी नहीं दें। अगर पौधा गिरता है तो उसे एक 40 सेंटीमीटर छड़ी या लकड़ी के सहारे बांध दें। आमतौर पर मोरिंगा का पेड़ बिना ज्यादा उर्वरक के ही अच्छी तरह से तैयार हो जाता है।
सुधीर ने बताया कि इन्होंने 1 एकड़ में मुनगा के करीब 904 पौधे 16 मार्च को लगाए थे। प्रत्येक पौधों में 8 गुना 10 फीट की दूरी रखें और इन्हें सिंचित करने के लिए खेत के बगल में तालाब से पाइप लगाकर सिंचाई करते हैं। अगर किसान खेती में मेहनत करे तो फिर बेरोजगारी दूर हो सकती है। एकदम हो जाएगी दूर इसमें बेरोजगारी। लोगों को अपना मार्केट अच्छा है, अपने से बाजार में ले जाके बेचे छोटे किसान भी। सुधीर बताते हैं कि मुनगा का पौधा 6 माह में फली देना शुरू कर देगा। पहले साल एक पौधे पर अगर अच्छी पैदावार हुई तो करीब 250 फलियां लगती है और इनकी लंबाई 2 फीट और वजन 100 ग्राम तक होता है। 1 किलो मुनगे की कीमत 20 से 30 रुपए तक मिल जाती है। 1 एकड़ मुनगे की खेती में इन्हें महज 50,000 तक लागत आई है। सुधीर का कहना है कि इससे पहले वर्ष लगभग 3 लाख रुपए की कमाई होगी। वहीं इसके बाद के वर्षों में 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष आमदनी मिलेगी। सुधीर अब 2.5 एकड़ खेत में मुनगा की खेती के बाद 2.5 सुपर किरण अमरूद, एप्पल बेर, वियतनाम की कटहल, बांग्लादेश की मौसमी, बारी 1 और 12मासी कागजी नींबू की फसल लगाने जा रहे हैं। आने वाले समय में यह रकबा और बढ़ेगा, किसान भी खेती हेतु जुड़ेंगे, जिससे जिला सिमडेगा मुनगा की खेती हेतु पूरे प्रदेश एवं राज्य में समृद्ध बनेगा और जिले के अन्नदाता आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, यूं तो बकरी पालन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। अगर किसान इसमें भी उन्नत नस्लों का पालन करें तो और भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। ऐसी ही एक बकरी नस्ल है ब्लैक बंगाल, जो कि अपने राज्य बिहार और झारखंड में आसानी से पाली जा सकती है और किसान इसके पालन से काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल और इसके पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल हुदा से। बकरी पालन। राष्ट्रपिता ने बकरी को गरीबों की गाय और वर्तमान परिवेश में वैज्ञानिक इन्हें गरीबों का एटीएम के नाम से संबोधित करते हैं। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो मुख्य रूप से छोटे कम जोत वाले किसान और जिनके पास ज़मीन नहीं है, पूरे बकरी पालन का लगभग 80 से 90% हिस्सा उन्हीं के द्वारा पूरा होता है। खास करके बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, पूर्णिया और हमारे नेपाल के कुछ इलाकों में जो प्रमुख नस्ल पाई जाती है बकरी की, उसमें ब्लैक बंगाल काफ़ी प्रचलित है। ये नस्ल देश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, खास तौर पर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में होती है। इस नस्ल की बकरी के पैर छोटे होते हैं, इसलिए इनका कद छोटा होता है। ये काले रंग की होती है कि इनकी नाक की रेखा सीधी या कुछ नीचे दबी होती है। ब्लैक बंगाल नाम से समझ में आता है कि ये सिर्फ काले रंग की होती है, ऐसी अवधारणा नहीं है। 80% ब्लैक बंगाल बकरियां बिल्कुल काले रंग की होती हैं और 20% सफ़ेद और हल्के लाल भूरे रंग की होती हैं। ब्लैक बंगाल पूरे विश्व में और भारत में सर्वोत्तम मांस उत्पादन के लिए नस्ल मानी जाती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि ये ब्लैक बंगाल बकरियां 8 से 10 महीने के अंदर मैच्योर हो जाती हैं और वो गर्भ धारण करने की स्थिति में होती हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल की
जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि मांस के मामले में ये सर्वोत्तम है और इनका जो खाल है उससे उच्च क्वालिटी के चमड़े प्राप्त होते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि ये 2 साल की अवधि में लगभग 2 बार बच्चे दे देते हैं। अगर इसके वजन की बात करें तो वयस्क नर का वजन करीब 18 से 20 किलोग्राम का हो सकता है। इसके साथ ही मादा का वजन 15 से 18 किलोग्राम का होता है। अगर इसके दूध उत्पादन की बात करें तो एक मादा बकरी 3 से 4 माह तक दूध देती है। रोजाना एक बकरी 300 से 400 ml दूध दे सकती है। कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां 12 से 14 माह में लगभग 2 बार बच्चे दे देती हैं और औसतन 2 बच्चे देती हैं। इनका जो सबसे ड्रॉबैक है, इनकी जो सबसे ख़राब बातें हैं वो ये हैं कि ये औसतन एक ब्यात में मात्र 20 किलोग्राम तक ही दूध दे पाती हैं और इनमें जो प्रजनन क्षमता है वो 2 से 4 बच्चे तक देने की होती है। तो हमारे बकरी पालकों को ये ध्यान देना है कि इनके बच्चे जब 2 से अधिक हों और जब देखें कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां का दूध कम हो रहा है तो वो बाहर से दूध पिलाएं, जो इसमें जो बच्चों की मृत्यु दर को वो काफ़ी कम कर सकते हैं। बकरी को रखने के लिए आवास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों जैसे बांस एवं पुआल के छप्पर से बनाया जा सकता है। बकरियों के आवास को जमीन के स्तर से 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए ताकि जल जमाव नहीं हो। ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी एवं हवा का बहाव सही रूप से हो सके। एक वयस्क बकरी को 1.8 वर्ग मीटर जगह देना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक जगह 20 बकरियों से ज़्यादा का संग्रह एक खटाल में न करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पालना है तो फिर एक दूसरा खटाल बनाएं, वहाँ 20 बकरियों को रखें। खाने में जो भी हमारे बकरी पालक हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुबबूल अगर आपके मेड़ पर लगा लें, नेपियर घास लगा लें और साल भर अक्टूबर माह में बरसीम की बुआई कर लें, सूडान की घास की व्यवस्था कर लें तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साधन हो सकता है। दूसरी आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में वो ये हैं कि एक औसतन हमारे एक बकरी को, ब्लैक बंगाल बकरी को प्रत्येक दिन जो है उसको कम से कम 100 ग्राम के आसपास दाना, चाहे चोकर के रूप में हो, मकई के दर्रा के रूप में हो, ये अवश्य दें। और अगर कोई गर्भवती बकरी है तो 150 ग्राम से के आसपास उसको प्रतिदिन आप दाना ज़रूर दें, हरा चारा और सूखे भूसे के अलावा। ब्लैक बंगाल बकरी पालन के कई लाभ हैं। इस बकरी का आकार छोटा होने के कारण इसकी भोजन की मांग अपेक्षाकृत कम होती है और इनकी अन्य पशुधन की तुलना में रहने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। इस नस्ल के साथ बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी और निवेश बहुत कम लगता है और इसमें रोगों का प्रकोप अन्य बकरियों से कम होते हैं और कम समय में कई बकरियों का उत्पादन मिल सकता है। कि आप जहाँ से भी बकरी खरीद रहे हो ये सुनिश्चित करें कि उनको पीपीआर का टीका दिया गया है कि नहीं। अगर पीपीआर का टीका नहीं दिया गया है तो आप सर्वप्रथम बकरी पालक के यहाँ ही पीपीआर की टीके की व्यवस्था उपलब्ध कराकर उसे आप पीपीआर का टीका दे दें और तदुपरांत आप 4-5 दिनों बाद उसको अपने घर लाएं। अपने राज्य बिहार और झारखंड में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं और शासन भी नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। अगर किसान मछली पालन को आधुनिक तरीके से करें तो इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। पिंजरा पद्धति से मछली पालन इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो चलिए पिंजरा पद्धति से मछली पालन के बारे में जानकारी लेते हैं जिला रांची के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. सिंह से। किसान भाई, मछली पालन के बारे में आप जानते हैं, ये आपके लिए कोई नई विषय नहीं है और आज तक आप तालाब पोखर में
मछली पालन करते आ रहे हैं। जलाशय में पिंजरा में मछली पालन का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। होता ये जैसे कि आप जानते हैं जलाशय काफ़ी बड़ा होता है, यदि आप इसमें मछली का बीज डालते हैं तो वो बीज कहाँ तक चला जाएगा, वो मछली बड़ी होकर कहाँ कहाँ चली जाएगी, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए एक पिंजरा लगाया जाता है जो कि अलग अलग आकार का हो सकता है, अलग अलग साइज़ का हो सकता है। एक जाली से उसको घेर के बनाया जाता है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब इस पिंजरे में यदि आप बड़े आकार के मछली का बीज इसमें डाल दें तो उसे रहने के लिए पानी तो मिल ही जाएगा। मछली का जीवन जो है वो पानी ही है, उसे पानी तो चाहिए ही। साथ ही साथ जो पानी में मछली का प्राकृतिक भोजन है वो उस जाली के छिद्र से भी अंदर आते रहेंगे और मछली उसको खाते रहेगी। अगर आप मछली को कुछ खाना भी दे रहे हैं तो वो जाली के अंदर रहेगा, पिंजरे के अंदर रहेगा और खाना वो दूर दूर भी नहीं जाएगा, मछली उसका समुचित उपयोग कर सकेगी। इस तरह से आप जो मछली को खाना देंगे वो आप ही के द्वारा पाली गई मछलियों द्वारा ही खाई जाएगी। जो पिंजरा का साइज जो रहता है, जो आकार होता है, ये लगभग 4 मीटर बाई 4 मीटर का होता है। इस तरह से कई सारे पिंजरों को एक साथ मिलाकर उन्हें बैटरी कहा जाता है, जो 4, 16 या 20 कितना भी आप पिंजरा लगा लें। अलग अलग देशों में आप देखेंगे कहीं कहीं गोल पिंजरा भी लगाया रहता है, चरकूट भी पिंजरा होता है। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है, आपके यहाँ जो सामग्री उपलब्ध है और जैसी आपकी सुविधा है आप पिंजरा उस तरह से बना सकते हैं और इसमें मछली पालन कर सकते हैं। केस के निर्माण में जरूरी सामग्री। फ्रेम। सस्ते एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केस निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केस के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े ड्रम की आवश्यकता होती है। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नाइलॉन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। एंकर। 40 से 50 किलोग्राम के पत्थर या सीमेंटेड संरचना को एंकर के रूप में उपयोग किया जाता है। मजबूत नायलॉन रस्सी से इसे बांधकर जलाशय के तल में फिक्स कर दिया जाता है। एंकर केस को सही स्थान पर जकड़ कर रखता है ताकि केस को जलाशय में ज्यादा चलाचल नहीं हो। जाल। साधारणतया HDEP या नायलॉन निर्मित जाल का उपयोग बड़ी मछलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इत्यादि मेश का जाल देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के मछली के बीज को पिंजरा में डाल सकते हैं, जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, जिसकी मांग ज़्यादा हो, लोग जिसे ज़्यादा पसंद करते हो। ये अलग अलग होता है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्य में मछली अलग अलग किस्म के लोग पसंद करते हैं। हमारे यहाँ अगर रोहू कतला पसंद करते हैं तो दूसरी जगह कॉमन कार्प को पसंद करते हैं, कहीं पर बुआरी को पसंद करते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी मछली का पसंदीदा हो, जिस मछली को लोग पसंद करते हो, आप उसमें इसका पालन कर सकते हैं। जल की गुणवत्ता की जांच केस में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, pH इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई। हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। रूटीन जांच। जाल के धागे एवं मेश की जांच बीच बीच में करनी चाहिए। अगर कोई मेश लूज हो या कट गया हो तो उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। जैसे एक तालाब होता है, जो मछली चाहे वही निकाल सके, वैसा ही पिंजरा एक छोटा मोटा आपके लिए तालाब ही है, लेकिन उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है। मछली स्वच्छ इसमें ज़्यादा अपने आप को महसूस करती है और पानी का आवागमन पिंजरा में ज़्यादा होता है। तो ये सारी फायदे हैं पिंजरा में मछली पालन करने से। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट तो कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। 12 अगस्त को भारी वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई आगात आलू या हरा मटर की खेती करना चाहते हैं वे उत्तम बीज, खाद और उर्वरक आदि का प्रबंध कर लें। ऊपरी जमीन के प्रति खेत में इस समय मौसम अनुकूल रहेगा। मौसम अनुकूल रहने पर कुल्थी, सरगुजा या विभिन्न सब्जियों की बुआई करें। धान की फसल में रोपा के 20 से 25 दिनों बाद खरपतवार नियंत्रित करने के बाद यूरिया का भुरकाव लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। किसान अपने रोपे गए फसल की समुचित देखरेख करे, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों के आक्रमण की संभावना बहुत अधिक रहती है। फसल में दानेदार कीटनाशी दवा कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 10 से 12 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ का भुरकाव करने से फसल को विभिन्न कीटों से सुरक्षा मिलेगी। दानेदार कीटनाशी दवा के भुरकाव के समय खेत में कम से कम 2 सेंटीमीटर पानी स्थिर होना चाहिए। जो किसान भाई कुल्थी की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्में जैसे VLG 19, इंदिरा कुल्थी 1 या बिरसा कुल्थी 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान भाई सरगुजा की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्में जैसे बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 या पूजा 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। मवेशियों के हरा चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई में अफ्रीकन टाल या J1006 की बुआई करें। लोबिया की UPC 5286, UPC 622, UPC 625 की बुआई करें। जो किसान भाई आगात आलू की खेती करना चाहते हैं वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध कर लें। आलू की आगात अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी पुखराज में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, फूलगोभी, बंद गोभी आदि का बिचड़ा तैयार है वे इसकी रुपाई का कार्य प्रारंभ करें और यह ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी जमा नहीं हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव नरसास, जिला दरभंगा के रविंद्र कुमार ने। आपने कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कि जो आपकी लत्तीदार सब्जियां हैं जैसे नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, ये सब जो लत्तीदार फसल है इसमें आप किसान भाई देखेंगे कि जहाँ पानी का जमाव है अगर आप तो वहाँ पे अगर पौधे हैं और फल लगा हुआ है तो देखिएगा फल में सड़न की समस्या आती है, पत्तियों पे झुलसा रोग का प्रकोप होता है। अब इस सब तरह का जो लक्षण अगर किसान भाई आपको देखने में आते हैं फसल में, तो एक दवा है कवच, ये बाजार में उपलब्ध है। 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देने से ये फसल आपके बच जाएंगे। दोनों जो बीमारी मैंने कहा कि एक तो फल सड़न और दूसरा मैंने कहा झुलसा रोग, इससे आपके फसल जो है सुरक्षित हो जाएंगे ये दवा अगर आप छिड़काव करते हैं तो। कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक मुख्य रोग है फ्यूजेरियम विल्ट, उकटा रोग। ये रोग एक मृदा जनित फफूंदी फ्यूरोजियम स्पीसीज से होता है। इससे प्रभावित पौधा मुरझाकर सूख जाता है
पौधे की जड़ें और भीतरी भाग भूरा हो जाता है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। स्पष्ट लक्षण फूल आने व फल बनने की अवस्था में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय। इसके लिए रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। भूमि का सूर्यकरण करने पर भी इस बीमारी को कम कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीज की कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और बीमारी के आने के बाद पौधे की ड्रिंचिंग करके फसल को उकटा रोग से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुराई के बाद करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही सब्जियों की तुराई करें। इस प्रकार से किसान भाई फसल को रोगों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छी उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।